नमस्कार। इस श्रृंखला में हम क्लास 10 की इतिहास की पुस्तक को विस्तार से समझ रहे हैं। जी, पिछली कड़ी में हमने क्लास 9 के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। अगर आप क्लास 9 की वो चर्चा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज क्लास 10 का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देश क्या है? देश क्या ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें हैं, या फिर ये एक एहसास है, एक विचार जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे कि ये देश या राष्ट्र का विचार आया कहां से। और इसके लिए हमें चलना होगा 19वीं सदी के यूरोप में। बिल्कुल, देखना होगा कि राष्ट्रवाद का ये जिन बोतल से बाहर कैसे आया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस पूरी कहानी के हर मोड़ पर ले जाएंगे, एक कलाकार के सपने से लेकर क्रांतियों और युद्धों की हकीकत तक। और ये कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक पेंटिंग से। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक सोर्यू। फ्रेडरिक सोर्यू? जी, उन्होंने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई जिसमें उन्होंने अपनी कल्पना की एक दुनिया रची थी। एक ऐसी दुनिया जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनी थी। यानी वो एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे थे जो उस समय असल में थी नहीं। क्या खास था इस पेंटिंग में? इसकी पहली ही तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इसमें यूरोप और अमेरिका के हर उम्र और तबके के मर्द और औरतें हैं जो एक लंबी लाइन में चलते हुए स्वतंत्रता की प्रतिमा को सम्मान दे रहे हैं। अच्छा। ये प्रतिमा एक महिला है जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे हाथ में इंसान के अधिकारों का घोषणा पत्र। और मैंने देखा है प्रतिमा के ठीक सामने जमीन पर कुछ टूटा-फूटा सामान भी बिखरा पड़ा है। बिल्कुल, वो निरंकुश संस्थानों के टूटे-फूटे हिस्से हैं। ये उस राजशाही का प्रतीक है जिसे वो खत्म होते हुए देखना चाहते थे। सोर्यो ने इस पेंटिंग के जरिए एक यूटोपिया या कह सकते हैं कल्पनादर्श को दिखाया है। कल्पनादर्श मतलब एक ऐसी आदर्श दुनिया जिसका हकीकत में होना लगभग नामुमकिन सा हो। एकदम सही। उनकी इस आदर्श दुनिया में लोग अलग अलग राष्ट्रों में बटे हैं जिन्हें उनके झंडों और कपड़ों से पहचाना जा सकता है। इस जुलूस में सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड है जो उस समय तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। उनके पीछे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और बाकी यूरोप के देश हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली कल्पना थी। आपने निरंकुश संस्थानों का जिक्र किया। उस समय के सरकारों का रूप यही था, मतलब उन पे कोई रोक टोक नहीं थी। बिल्कुल नहीं, और इसी को निरंकुशवाद कहते हैं। मतलब एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी सरकार जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश ही ना हो, कोई लगाम ना हो। जी, राजा ही कानून था और उसकी ताकत अक्सर सेना पर टिकी होती थी। सोर्यो का सपना इसी व्यवस्था को टूटते हुए देखने का था। तो ये तो हुई एक कलाकार की कल्पना, पर हकीकत में ये राष्ट्रवाद की चिंगारी सबसे पहले कहां और कैसे भड़की? देखिए, इसकी जो सबसे साफ और पहली झलक है वो हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति? जी। ये वो पल था जब राष्ट्र का विचार, आप कह सकते हैं, किताबों और पेंटिंग से निकलकर सीधे सड़कों पर आ गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बहुत सोच समझकर ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों के अंदर एक हम की भावना जागे। जैसे कि? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे लोग खुद को एक राजा की प्रजा के बजाय एक देश का नागरिक समझने लगे? उन्होंने कुछ नए विचार दिए, जैसे पितृभूमि और नागरिक। इसका मतलब था कि ये जमीन हम सबकी है और हम सब इसके बराबर के नागरिक हैं। बिल्कुल। उन्होंने राजशाही के झंडे को हटाकर फ्रांस का नया झंडा तिरंगा अपनाया। जो एस्टेट्स जनरल नाम की सभा थी, उसका चुनाव अब आम नागरिक करने लगे और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। मतलब पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाने पर जो टैक्स लगता था उसे खत्म कर दिया गया। वजन और नापतोल का एक जैसा सिस्टम पूरे देश में लागू किया गया। अच्छा। और शायद सबसे बड़ी बात, पेरिस में जो फ्रेंच भाषा बोली जाती थी उसे पूरे राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। ये सब एक सामूहिक पहचान गढ़ने की कोशिशें थीं। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की। उसने इस विचार को आगे बढ़ाया या फिर एक नई दिशा दे दी? नेपोलियन ने इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया। उसने फ्रांस के प्रशासन को पूरी तरह बदल दिया। 1804 में उसने एक नागरिक संहिता लागू की जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। नेपोलियन कोड? हाँ।
इसका सबसे क्रांतिकारी कदम था जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेष अधिकारों को खत्म करना। अब कानून के सामने सब बराबर थे और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया था। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, खासकर फ्रांस के बाहर? शुरुआत में तो यूरोप के कई शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हुआ। लोगों को लगा कि वो आजादी का तोहफा लेकर आए हैं, लेकिन ये उत्साह बहुत जल्दी दुश्मनी में बदल गया होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने देखा कि प्रशासन तो सुधर गया है पर राजनीतिक आजादी नहीं मिली। ऊपर से बढ़े हुए टैक्सेस, सेंसरशिप और फ्रांस के सेना में जबरन भर्ती, ये सब फायदे पर भारी पड़ने लगे। तो लोगों को नेपोलियन के सुधार तो चाहिए थे, पर उसकी हुकूमत नहीं। यहीं से शायद यूरोप में राष्ट्रवाद की एक नई लहर शुरू हुई होगी। बिल्कुल। अब सवाल ये था कि अगर देश किसी राजा या सम्राट का नहीं होता तो फिर वो होता क्या है, और यहीं से यूरोप में राष्ट्र के निर्माण की असली जद्दोजहद शुरू होती है। उस समय का यूरोप आज जैसा नहीं था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश थे ही नहीं। ये इलाका छोटी छोटी राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटा हुआ था। और समाज भी बहुत बटा हुआ था। एक तरफ जमीनों के मालिक, अमीर कुलीन वर्ग, और दूसरी तरफ बाकी लोग। हाँ, और इन दोनों के बीच औद्योगिकरण की वजह से एक नया वर्ग उभर रहा था, मध्य वर्ग। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और पढ़े लिखे लोग थे। राष्ट्रवाद का विचार सबसे ज्यादा इसी पढ़े लिखे उदारवादी मध्य वर्ग के बीच लोकप्रिय हुआ। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब क्या था उस समय? ये आज के उदारवाद जैसा ही था? उस समय इसके दो खास मतलब थे। राजनीतिक तौर पर ये ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों की सहमति से बने, यानी राजशाही खत्म हो। अच्छा। वो संविधान, संसदीय सरकार और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को खत्म करने के पक्ष में थे। और आर्थिक तौर पर वो बाजारों की आजादी चाहते थे। वो चाहते थे कि सामान और पूंजी के आने जाने पर राज्य का कंट्रोल खत्म हो। यानी व्यापार को आसान बनाना देश को एक करने का पहला कदम था। ये तो आज भी कितना सच लगता है। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1834 में बना ज़ोलवेराइन नाम का एक शुल्क संघ। प्रशा की पहल पर ज्यादातर जर्मन राज्य इसमें शामिल हो गए। इस संघ ने राज्यों के बीच के टैक्स बैरियर खत्म कर दिए और 30 से ज्यादा तरह की मुद्राओं को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। सोचिए, पहले एक शहर से दूसरे शहर जाने में करेंसी बदलनी पड़ती थी। व्यापार तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। बहुत। लेकिन नेपोलियन की हार के बाद पुराने राजा और सम्राट तो वापस अपनी सत्ता पर काबिज हो गए होंगे। उन्होंने इन नए विचारों को कुचलने की कोशिश नहीं की? पूरे कोशिश की। 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने वियना में एक बैठक की। वियना संधि? जी, वियना संधि। उनका मकसद था यूरोप को वापस उसी पुराने ढर्रे पर ले जाना जो क्रांति से पहले था। फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश को गद्दी पर बिठा दिया गया। ये नई सरकारें बेहद रूढ़िवादी और निरंकुश थीं। उन्होंने सेंसरशिप लगा दी ताकि क्रांति और आजादी के विचार फैल ना सकें। तो क्या ये विचार दब गए? विचार कभी नहीं दबते। दमन के डर से बहुत सारे उदारवादी राष्ट्रवादी अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। ऐसा ही एक बड़ा नाम था इटली के क्रांतिकारी जुत्सेपे मेज़्ज़ीनी का। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए। मेज़्ज़ीनी का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई बनाया है, इसलिए इटली को बटा नहीं रहना चाहिए, उसे एक होकर एक गणतंत्र बनना चाहिए। और पुराने शासक उनसे बहुत डरते होंगे, जाहिर है। बहुत ज्यादा। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख में तो मेज़्ज़ीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह दिया था। इससे अंदाजा लगता है कि ये विचार कितने शक्तिशाली थे। बिल्कुल। पर सिर्फ विचारों से तो देश नहीं बनता। इन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए तो क्रांतियां हुई। हाँ, और 1830 से 1848 का दौर क्रांतियों का युग ही कहलाता है। पहली बड़ी घटना जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई, जब बुर्बो राजा को गद्दी से हटाकर एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। और यहीं पर मेटरनिख का वो मशहूर कथन आता है ना, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बिल्कुल। फ्रांस की इस घटना से पूरे यूरोप में हलचल मच गई। बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। एक और बड़ी घटना थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान सदियों से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद के लहर ने उन्हें भी आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
और 1832 में वो एक आजाद देश बन गए। जी, ये दिलचस्प है कि राष्ट्रवाद सिर्फ युद्धों से नहीं फैल रहा था। हमारे स्रोतों में कला, कविताओं और संगीत का भी जिक्र है। और ये बहुत जरूरी पहलू है। राष्ट्रवाद सिर्फ एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था। इसे रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म कहा गया। रोमानी कलाकारों और कवियों का मानना था कि तर्क और विज्ञान पर ज्यादा जोर देना ठीक नहीं। उन्होंने भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया। तो उनका राष्ट्र बनाने का तरीका क्या था? उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की सच्ची आत्मा उसके आम लोगों में, उसके लोकगीतों, लोक नृत्यों में बसती है। जैसे जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड का कहना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति महलों में नहीं, आम लोगों के बीच मिलेगी। अच्छा। तो उन्होंने इन लोक परंपराओं को इकट्ठा करना और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया ताकि एक साझा सांस्कृतिक विरासत का एहसास पैदा हो। लेकिन सिर्फ संस्कृति से तो पेट नहीं भरता। 1830 और 40 के दशक तो यूरोप के लिए बहुत मुश्किल भरे भी थे। बहुत ज्यादा। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी चरम पर थी, गांवों से लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे, फसलें खराब हो रही थीं। 1848 में हालात इतने बिगड़े कि पेरिस के लोग फिर सड़कों पर उतर आए और राजा लुई फिलिप को भागना पड़ा। जी, और फ्रांस एक बार फिर गणतंत्र बन गया। सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। और इसी दौरान जर्मनी में भी कुछ हुआ था, वो फ्रैंकफर्ट संसद वाली घटना। हाँ, जर्मनी में उदारवादियों ने कोशिश की। कई राजनीतिक संगठनों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में एक नेशनल असेंबली बुलाई। 831 चुने हुए प्रतिनिधि सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक एकजुट जर्मनी के लिए एक संविधान बनाया। और उन्होंने प्रशा के राजा को ताज पहनाने की पेशकश की। जी, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को, पर उसने मना कर दिया। उसने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि उन राजाओं का साथ दिया जो इस पूरी सभा के खिलाफ थे। आखिर में सेना बुला के असेंबली को भंग कर दिया गया। ये उदारवादियों की एक बड़ी हार थी। और इससे एक बात साफ हो गई थी। क्या? कि राष्ट्र का निर्माण अब सिर्फ उदारवादी विचारों और बहसों से नहीं होगा, इसके लिए सैन्य ताकत की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और यहीं से जर्मनी और इटली के एकीकरण की कहानी एक नया, ज्यादा आक्रामक मोड़ लेती है। तो अगर संसद एक देश नहीं बना सकती तो कौन बना सकता है? सेना। जर्मनी के मामले में तो यही हुआ। प्रशा राज्य ने जर्मनी को एक करने की जिम्मेदारी उठाई और इस काम को अंजाम दिया उसके प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। बिस्मार्क, ये नाम तो बहुत सुना है। जी, बिस्मार्क लोकतंत्र या उदारवाद में यकीन नहीं रखता था। उसका मानना था कि देश भाषणों और प्रस्तावों से नहीं, बल्कि लोहे और खून से बनते हैं। यानी युद्ध से। हाँ, बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही का इस्तेमाल किया। 7 साल के अंदर उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े और जीते। इन जीतों ने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ कर दिया। और 1871 में जर्मनी एक हो गया। जी, जनवरी 1871 में वर्साई के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इटली की कहानी भी कुछ ऐसी थी, वो भी तो कई राज्यों में बटा हुआ था। बिल्कुल। इटली उस समय 7 राज्यों में बटा था और सिर्फ एक राज्य, सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतालवी राजघराने का शासन था। मेत्सिनी जैसे क्रांतिकारियों ने कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे। अब जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। यहाँ भी एक बिस्मार्क जैसा किरदार था। यहाँ आप कह सकते हैं 3 बड़े किरदार थे। एक थे मंत्री प्रमुख कावूर, जो बिस्मार्क की तरह ही एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे। वो आंदोलन का दिमाग थे। अच्छा। दूसरे थे जुत्सेपे गैरिबाल्डी, जो अपनी रेड शर्ट सेना के साथ लड़े। वो इस आंदोलन की तलवार थे। और तीसरे थे मेत्सिनी, जिन्होंने अपने विचारों से इसकी नींव रखी थी। वो इसका दिल था। दिमाग, तलवार और दिल। जी, इन तीनों की कोशिशों से 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। जर्मनी और इटली की कहानी तो क्रांतियों और युद्धों से भरी है, पर ब्रिटेन की कहानी थोड़ी अलग लगती है। वहां राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ? ब्रिटेन की कहानी वाकई अजीब है, क्योंकि वहां ये काम अचानक हुई किसी क्रांति से नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया से हुआ। 18वीं सदी से पहले कोई ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। वहां अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे, जिनकी अपनी अलग अलग पहचान थी। तो फिर ये यूनाइटेड किंगडम कैसे बना? ये बराबरी का मिलन नहीं था। जैसे जैसे इंग्लैंड की ताकत और दौलत बढ़ी, उसने अपने पड़ोसियों पर अपना दबदबा बढ़ाना शुरू किया।
1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। मतलब स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व कायम हो गया। एक तरह से हाँ, और आयरलैंड के साथ तो और भी बुरा हुआ। उसे 1801 में जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अच्छा। इसके बाद एक नए ब्रितानी राष्ट्र को गढ़ा गया जिस पर अंग्रेजी संस्कृति हावी थी। ब्रिटिश झंडा, जिसे यूनियन जैक कहते हैं, और राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और बाकी पहचानों को दबा दिया गया। तो अब तक हमने देखा कि राष्ट्रवाद ने कैसे नए देश बनाए, लेकिन इस कहानी के एक स्याह पक्ष भी है ना, जब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में बदलने लगा। बिल्कुल। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का वो शुरुआती आदर्शवादी रूप खत्म होने लगा था। अब ये एक ज्यादा आक्रामक और संकीर्ण विचारधारा बन गया था। देश एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे। जी, और इसका सबसे खतरनाक रूप हमें बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला। बाल्कन क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्वी यूरोप का इलाका। हाँ, जिसमें आज के रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, सर्बिया जैसे कई देश आते हैं। ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था, लेकिन साम्राज्य अब बहुत कमजोर हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग स्लाव समूह अब अपनी आजादी और अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। तो ये एक बहुत विस्फोटक स्थिति बन गई होगी। विस्फोटक से भी ज्यादा। ये इलाका एक पाउडर केग यानी बारूद का ढेर बन गया। एक तरफ बाल्कन के देश आजाद होना चाहते थे और साथ ही अपने पड़ोसी का इलाका भी हड़पना चाहते थे। और दूसरी तरफ बड़ी ताकतें भी थीं। हाँ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसी बड़ी यूरोपीय ताकतें भी इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही थीं। और इसी होड़ का नतीजा था प्रथम विश्व युद्ध। जी हाँ, बाल्कन क्षेत्र पर कब्जे की इसी होड़ ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि इस इलाके में कई युद्ध हुए और आखिर में यही तनाव पहले विश्व युद्ध की वजह बना। तो राष्ट्रवाद का विचार, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के खूबसूरत सपने के साथ शुरू हुआ था, उसका अंत यूरोप को इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध में झोंक कर हुआ। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पहचान की राजनीति कितनी शक्तिशाली और दोधारी तलवार हो सकती है। अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर की बात करने वाले हैं। 1920 का दशक और उसके बाद का समय। ये वो दौर है जब राष्ट्रवाद का विचार, मतलब एक देश होने का एहसास, पूरे भारत में फैल रहा था। जी बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये विचार बना कैसे। क्योंकि देखिए, आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। सही। मतलब उपनिवेशी शासन के तहत जो दमन और उत्पीड़न था, उसने कहीं ना कहीं अलग अलग समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। हाँ, लेकिन हर समूह पर इसका असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी सबके लिए अलग अलग थे। और यहीं पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भूमिका आती है। बिल्कुल। कांग्रेस ने इन सभी समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। तो इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे का अध्ययन करेंगे। हम असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत जरूरी है। हाँ, और ये भी देखेंगे कि इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले विश्व युद्ध से। 1919 के बाद के सालों में राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। ऐसा क्या हुआ था युद्ध के दौरान? देखिए, युद्ध ने एक बिल्कुल नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। सबसे बड़ी बात थी रक्षा व्यय में भारी इजाफा। अंग्रेजी सरकार का खर्च बहुत बढ़ गया था और इसकी भरपाई के लिए उन्होंने कर्जे लिए और करों में वृद्धि कर दी। जी, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और यहाँ तक कि आयकर यानी इनकम टैक्स भी शुरू किया गया। यानी इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा था और बहुत गहरा असर पड़ रहा था। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच आप समझिए कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी थीं। दोगुनी? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई। यहाँ एक शब्द आता है, जबरन भर्ती। इसका क्या मतलब है? इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध। अच्छा। तो इससे तो ग्रामीण इलाकों में बहुत गुस्सा फैला होगा। बहुत ज्यादा। और मुसीबतों का अंत यही नहीं हुआ। 1918-19 और 1920-21 में
देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई इससे खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। हालात कितने बुरे थे इसका कोई अंदाजा है? 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण करीब 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 1,20,00,000 से ज्यादा। जी, लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। और इसी निराशा भरे माहौल में महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। हाँ, और वो दक्षिण अफ्रीका से एक नए तरह के जन आंदोलन का अनुभव लेकर आए थे। उन्होंने वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। तो ये सत्याग्रह का विचार आखिर था क्या? सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब अहिंसा के जरिए। जी, महात्मा गांधी का विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। और भारत आने के बाद उन्होंने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया भी। हाँ, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। 1917 में वे बिहार के चंपारण इलाके में गए। वहां उन्होंने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। और फिर 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में भी। जी, वहां के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। और फिर 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। इसको याद कर लीजिए। तो इन शुरुआती सफलताओं के बाद 1919 में गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। हाँ, ये जो रॉलेट एक्ट था, ये भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। और ये कानून सरकार को इतनी ज्यादा ताकत क्यों देता था? इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से पढ़िए। मतलब किसी के भी नागरिक अधिकारों का हनन? बिल्कुल। तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को एक हड़ताल से इस आंदोलन को शुरू करने का आह्वान किया। और इसका असर कैसा रहा? असर काफी व्यापक था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। और फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जी, उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि शहर में मार्शल लॉ लागू है। बिल्कुल नहीं पता था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। और फिर इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। उसका उद्देश्य क्या था ऐसा करने के पीछे? उसने बाद में बताया कि वो एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था, सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। हाँ, और सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, लोगों को अपमानित और आतंकित किया। तो ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। जी, महात्मा गांधी अब पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे और उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। और यहीं पर खिलाफत का मुद्दा सामने आया। बिल्कुल। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और ऐसी अफवाहें थी कि ऑटोमन सम्राट, जो इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा भी थे, उन पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। तो भारत के मुसलमान इससे काफी नाराज थे। हाँ, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। और मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने इस पर गांधी जी से भी चर्चा शुरू की। जी, गांधी जी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा ताकि
मुसलमानों को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में साथ लाया जा सके। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया हाँ, कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन असहयोग क्यों? ये विचार कहाँ से आया? ये विचार गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें दिया था। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। मतलब अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो असहयोग का विचार एक आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। और फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस पर मोहर लग गई। जी, वहां एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। तो आंदोलन शुरू हुआ। शहरों में इसका क्या असर दिखा? आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। और आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। यहाँ एक शब्द आता है, पिकेटिंग। जी, यह प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि विदेशी कपड़ों का आयात 1921 से 1922 के बीच आधा रह गया था। जी हाँ, लेकिन कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। एक तो खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, तो गरीब लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। बिल्कुल। और दूसरी समस्या थी ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। तो छात्र और शिक्षक वापस सरकारी संस्थानों में लौटने लगे। हाँ, और वकील भी वापस सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की। वहां विद्रोह के क्या कारण थे? शहरों से हटकर देखें तो ग्रामीण इलाकों में ये आंदोलन बिल्कुल अलग अलग रूपों में सामने आया। जैसे अवध में बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। और ये आंदोलन किसके खिलाफ था? ये आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। वहां बेगार की भी समस्या थी। जी, यहाँ एक शब्द आता है बेगार, जिसका अर्थ है बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। और इस आंदोलन से कांग्रेस भी जुड़ी। हाँ, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। लेकिन जब आंदोलन आगे बढ़ा तो कांग्रेस का नेतृत्व उससे खुश नहीं था। नहीं, क्योंकि 1921 में जब आंदोलन फैला तो किसानों ने तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। कई स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। यानी महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। जी, अब अगर हम आदिवासी किसानों की बात करें तो आंध्र प्रदेश की गुडिम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। एक बहुत दिलचस्प व्यक्ति थे। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन वो गांधी जी के अहिंसा के विचार से सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि भारत को केवल बल के प्रयोग से ही आजादी दिलाई जा सकती है। और फिर 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। हाँ, लेकिन वे अपने इलाके में एक लोकनायक बन गए। अब एक और अनोखा उदाहरण है, बागानों में स्वराज। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का क्या मतलब था? उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। क्या मतलब? उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी? नहीं। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत
बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। और जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है और हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। नहीं, रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। तो हम देख सकते हैं कि स्वराज की अवधारणा हर समूह के लिए अलग थी। जी, हर समूह ने अपने तरीके से इसका अर्थ निकाला। और फिर इन सब के बीच फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। हाँ, क्योंकि उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। जी, आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस के भीतर ही कुछ मतभेद उभरने लगे। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता अब प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल। उन्होंने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता वो ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। और इसी समय 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें भी गिरने लगी थीं। हाँ, और 1930 के बाद तो पूरी तरह ढह गईं, जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। और इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। जी, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस आयोग का उद्देश्य क्या था? इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारों से किया गया। इस विरोध में सभी पार्टियां शामिल थीं। हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। और इसी विरोध को शांत करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने उन्होंने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमोल सा ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता इससे संतुष्ट नहीं थे। बिल्कुल नहीं। अब कांग्रेस में जो ज्यादा जुझारू खेमा था वो हावी होता जा रहा था। और फिर आया दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन। जी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाँ, और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। अब इस पूर्ण स्वराज के अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के किसी ठोस मुद्दे से जोड़ना था। और महात्मा गांधी ने इसके लिए नमक को चुना। नमक, ये तो एक बहुत ही सामान्य चीज है। हाँ, लेकिन गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था और उस पर कर लगाना ब्रिटिश शासन के सबसे दमनकारी पहलू को उजागर करता था। लेकिन इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। जी, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। और 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। हाँ, और वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। जी, अब यह आंदोलन असहयोग से थोड़ा अलग था। किस तरह से? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया। तो देश के विभिन्न भागों में नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। हाँ, और किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो पेशावर में भारी प्रदर्शन हुए। फिर महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया
और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर दस्तखत हुए। जी, इस समझौते के तहत गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। लेकिन दिसंबर 1931 में जब गांधी जी लंदन गए तो वार्ता बीच में ही टूट गई। हाँ, और उन्हें निराश लौटना पड़ा। भारत लौटकर उन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। अब ये जानना जरूरी है कि लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया। जैसे संपन्न किसानों ने इसमें क्यों हिस्सा लिया? देखिए, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे संपन्न किसान समुदायों के लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन 1931 में जब लगान की दरें घटाए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। हाँ, इसीलिए जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। और गरीब किसानों का क्या? गरीब किसान तो चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में हिचकिचा रही थी। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि इससे अमीर किसान और जमींदार नाराज हो सकते हैं। अगर हम व्यावसायिक वर्ग की बात करें तो उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया। उन्होंने भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और फिक्की जैसे संगठन बनाए। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद वे भी निराश हो गए। जी, और औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने तो आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। हाँ, उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब ये नहीं था कि उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाओं की। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था। जी, क्योंकि वो रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। लेकिन कई दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढ रहे थे। हाँ, और यहीं पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका आती है। उन्होंने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर उनका महात्मा गांधी के साथ काफी विवाद हुआ। जी, जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि इससे दलितों के समाज में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। और अंत में पूना पैक्ट पर सहमति बनी। हाँ, सितंबर 1932 में इससे दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं, लेकिन उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से पढ़िए। और मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटावा महसूस कर रहा था। जी, असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत हो जाने के बाद ऐसा होने लगा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन 1928 में जब सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तो हिंदू महासभा के MR जयकर ने इस समझौते के प्रयासों की खुलेआम निंदा कर दी, जिससे ये मुद्दा वहीं समाप्त हो गया। तो इतने सारे मतभेदों के बावजूद एक सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा हुआ? ये भाव सिर्फ संयुक्त संघर्षों से ही पैदा नहीं हुआ। इसमें इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक, इन सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। जैसे भारत माता की छवि। बिल्कुल, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में अभिनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। और लोक कथाओं ने भी इसमें भूमिका निभाई। हाँ, राष्ट्रवादियों ने गांवों में घूम घूम कर लोक कथाओं को इकट्ठा किया। जैसे मद्रास में नटेसा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संकलन प्रकाशित किया। और झंडा भी एक प्रतीक बना। जी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था।
यह भी तिरंगा था, सफेद, हरा और लाल, और इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी। इतिहास की पुनर्व्याख्या भी की गई। हाँ, अंग्रेज भारतीयों को पिछड़े हुए और असभ्य मानते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया जब कला, विज्ञान और धर्म फल फूल रहे थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। लेकिन इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूहों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अलग-अलग थीं। जी, और कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। संक्षेप में कहें तो जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का एक पुंज था। अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। बिल्कुल, लेकिन भूमंडलीकृत विश्व के बनने की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। मतलब ये व्यापार का, काम की तलाश में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पूंजी की आवाजाही, ये सब नया नहीं है। जी नहीं, ये एक लंबा इतिहास है और आज के वैश्विक आपसी संपर्कों को समझने के लिए हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। तो इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। हाँ, प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ये सब ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या कभी-कभी उत्पीड़न से बचने के लिए दूर-दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से पढ़िए। चलिए तो फिर आधुनिक युग से पहले की दुनिया से शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से तो लगता है कि इस रास्ते से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बहुत महत्व था। हाँ, महत्व तो था ही, लेकिन इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था। अच्छा। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो इस रास्ते पर सिर्फ रेशम ही नहीं जाता था? नहीं, इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। और वापसी में सोने, चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। मतलब व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थीं। बिल्कुल, इसी रास्ते से इस्लाम, ईसाई धर्म और उससे भी पहले बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में फैला था। ये बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। खाने पीने की चीजें भी तो इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। हाँ, भोजन की यात्रा भी एक दिलचस्प कहानी है। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जैसे नूडल्स के बारे में माना जाता है कि वो चीन से पश्चिम में पहुंचे। जी, और उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। या एक संभावना ये भी है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। और सिर्फ नूडल्स ही नहीं, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, ये सब तो लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास थे ही नहीं। बिल्कुल, ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। और आलू ने तो यूरोप के गरीबों का जीवन ही बदल दिया। हाँ, जबरदस्त बदलाव आया। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। जी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। बाप रे, इसको याद कर लीजिए। तो भोजन के बाद अब बात करते हैं विजय, बीमारी और व्यापार की। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा।
और अमेरिका की खोज के बाद तो दुनिया का स्वरूप ही पूरी तरह बदल गया। हाँ, अमेरिका की जमीन और फसलों ने यूरोप के लोगों का जीवन बदल दिया और इसी के साथ पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ एक शब्द आता है, उपनिवेश। जी, इस शब्द का अर्थ होता है किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर वहां अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। लेकिन यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर तो नहीं जीतती थी। नहीं, स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार वो कोई परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार था ही नहीं। तो क्या था? ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। चेचक? एक बीमारी? हाँ, लाखों साल से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। अच्छा, तो इस वजह से फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। और 19वीं सदी तक तो यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। बिल्कुल, और ये भी याद रखना जरूरी है कि 18वीं सदी के काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। यूरोपीय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भी यही देश थे। तो अब चलते हैं 19वीं शताब्दी की ओर, जब दुनिया तेजी से बदलने लगी। जी, 19वीं सदी में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्री इस दौर में 3 तरह की गतियों या प्रवाह का उल्लेख करते हैं। हाँ, 3 तरह के प्रवाह। पहला प्रवाह होता है व्यापार का, दूसरा प्रवाह श्रम का होता है जिसमें लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है। तो चलिए विश्व अर्थव्यवस्था के उदय को समझते हैं। ब्रिटेन ने उस समय खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बजाय भोजन का आयात करना बेहतर समझा। हाँ, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ के तहत मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। और इसके बाद पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। लेकिन सिर्फ जमीन साफ करना तो काफी नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। इन इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। इन कामों के लिए पूंजी की आवश्यकता थी जो लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से आई। और मजदूर? 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। तो 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। जी, इसमें तकनीकी क्या भूमिका थी? बहुत बड़ी भूमिका थी। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। एक और तकनीक का जिक्र आता है, रेफ्रिजरेशन। हाँ, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जो कि बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। लेकिन नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। तो इससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। बिल्कुल। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। और इसका असर ये हुआ कि यूरोप में गरीबों को भी सस्ता मांस मिलने लगा। जी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरक्की का एक स्याह पक्ष भी था। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। हाँ, व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैले। लेकिन 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। और उसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। और अफ्रीका में एक बीमारी भी फैली थी, रिंडरपेस्ट। हाँ, या मवेशी प्लेग। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। ये आई कहाँ से? ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देश से आए जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। इसने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। तो इससे तो अफ्रीकियों के रोजगार के साधन ही खत्म हो गए होंगे। बिल्कुल, और उन्हें खानों और बागानों में काम करने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसा ही कुछ भारत में भी हो रहा था।
भारत से अनुबंधित श्रमिकों को बाहर ले जाया जा रहा था। जी, जिन्हें गिरमिटिया श्रमिक कहते थे, ये भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ एक शब्द आता है गिरमिटिया। इस शब्द का अर्थ होता है एक अनुबंध के तहत काम करने वाला मजदूर। ये श्रमिक भारत में कहाँ से जाते थे? ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। और इन्हें कहाँ ले जाया जाता था? इन्हें मुख्य रूप से कैरेबियाई द्वीप समूह जैसे त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। इस व्यवस्था को नई दास प्रथा का भी नाम दिया गया। इसे नोट कर लीजिए। विदेश में भारतीय उद्यमी भी थे। हाँ, शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टूकोटई चट्टियार ये भारत के जाने-माने बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। अब बात करते हैं भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था की। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था, लेकिन औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। तो ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला होगा? जी, उन्होंने दबाव डाला कि वो कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें। फलस्वरूप ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए गए और ब्रिटेन ने भारतीय बाजार में अपने माल की बाढ़ ला दी। हाँ, और भारत से ब्रिटेन को जो कच्चा माल व खाद्य पदार्थ निर्यात किए जाते थे और ब्रिटेन से जो माल भारत में आता था, उसकी कीमत में बहुत बड़ा फर्क था। मतलब भारत को ब्रिटेन से होने वाले व्यापार में हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता था। जी, व्यापार अधिशेष। और इस कमाई का उपयोग होम चार्जेस यानी देसी खर्चे का निपटारा करने में किया जाता था। और इन होम चार्जेस में क्या क्या शामिल था? इसमें ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और ब्रिटेन में काम कर रहे ब्रिटिश अफसरों के पेंशन शामिल थे। ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से पढ़िए। अब आते हैं तीसरे खंड पर, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 तक मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। और युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। जी, और युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति को फिर से हासिल करने में मुश्किल हुई। युद्ध के कारण जो आर्थिक उछाल था वो खत्म हो गया। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थीं। हाँ, लेकिन अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी वृहत उत्पादन, मतलब मास प्रोडक्शन का चलन। और इसके प्रणेता थे हेनरी फोर्ड। बिल्कुल, उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। और 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। जी, लेकिन फिर आई महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इसके मुख्य कारण थे कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन और अमेरिकी पूंजी का प्रवाह कम होना। और 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार धराशायी हो गया। हाँ, इसने अमेरिकी बैंकों को भी दिवालिया कर दिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। भारत पर इस महामंदी का क्या असर पड़ा? भारत पर भी असर पड़ा। 19वीं सदी से ही भारत एक कृषि निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुका था। तो किसानों की हालत खराब हो गई होगी? बहुत खराब। कीमतें गिरने के बावजूद अंग्रेज सरकार ने लगान वसूली में कोई छूट नहीं दी। और इसी दौर में भारत कीमती धातुओं, खासकर सोने का निर्यात करने लगा। जी, इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चित ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। अब आते हैं आखिरी खंड पर, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी ज्यादा भयानक था। इसमें लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। और युद्ध के बाद युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना। बिल्कुल। इसके लिए जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई। जी, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए और साथ ही युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया, जिसे हम आम बोलचाल में विश्व बैंक कहते हैं। हाँ, और IMF और विश्व बैंक को
ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए। ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी जी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। हाँ, लेकिन अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे, पर वे भारी गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। और IMF और विश्व बैंक तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बने थे। बिल्कुल। इसीलिए विकासशील देशों ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी NIEO के लिए आवाज उठाई। वे G77 या समूह 77 के रूप में संगठित हो गए। और फिर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का भी समापन हो गया। हाँ, 1960 के दशक से विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित नहीं रह गया था। तो स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई। जी, और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। और इसी समय चीन जैसे देश भी विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बनने लगे। हाँ, चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के विघटन के बाद बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। और क्योंकि चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां निवेश करने लगीं ताकि वे विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम कर सकें। औद्योगिकरण का युग। चलिए चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो जब हम इस युग के बारे में सोचते हैं तो कुछ तस्वीरें दिमाग में आती हैं। जैसे हमारी पुस्तक में एक चित्र है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। हाँ, सदी का उदय। जी। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने इसे 1900 में प्रकाशित किया था। और इस तस्वीर में एक देवी जैसी आकृति है, हाथ में नई सदी का झंडा लिए, वो जैसे प्रगति की फरिश्ता हो। बिल्कुल। और उसका एक पांव पंखों वाले समय के प्रतीक पर है और वो भविष्य की ओर उड़ रही है। उसके पीछे वो सब कुछ है जिसे हम प्रगति मानते हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाने। और फिर एक और तस्वीर है ना, हाँ, जिसमें 2 जादूगर हैं। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अलादीन है जो पूरब और अतीत का प्रतीक है। जी, जो अपने जादुई चिराग से एक महल बना देता है। और दूसरी तरफ एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने औजारों से पुल, जहाज, गगनचुंबी इमारतें बना रहा है। मतलब पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक। तो ये तस्वीरें एक कहानी कहती हैं, आधुनिक विश्व की विजय गाथा की कहानी। मतलब औद्योगिकरण का इतिहास एक तरह से विकास की कहानी के रूप में सामने आता है। सही कहा। और इस अध्याय में हम इसी इतिहास की परतों को समझेंगे। हम ब्रिटेन से शुरू करेंगे, जो दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र था। और फिर भारत में औद्योगिकरण को देखेंगे, जहां का पैटर्न तो पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले की। औद्योगिक क्रांति से पहले आमतौर पर हम औद्योगिकरण को कारखानों से ही जोड़कर देखते हैं। हाँ, यही एक आम धारणा है। लेकिन इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी मतलब बहुत पहले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन हो रहा था। बिना फैक्ट्रियों के? जी, ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था और इतिहासकार औद्योगिकरण के इसी चरण को आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। आदि औद्योगिकरण। अच्छा, यहाँ एक शब्द आता है, आदि। हाँ, इस शब्द का अर्थ होता है किसी चीज के पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। इसको याद कर लीजिए। तो ये औद्योगिकरण का शुरुआती रूप था, पर ये होता कैसे था? देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ जाने लगे थे। वो किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। लेकिन वो शहरों में कारोबार क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स बहुत ताकतवर थे। गिल्ड्स मतलब उत्पादकों के संगठन? हाँ, बिल्कुल। ये संगठन नए लोगों को आसानी से व्यवसाय में आने से रोकते थे, तो नए व्यापारियों के लिए शहरों में कारोबार करना मुश्किल था। तो वो गांव की तरफ चले गए। जी, और गांव में गरीब काश्तकारों और दस्तकारों ने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे उन्हें एक फायदा ये भी हुआ कि गांव में रहते हुए वो अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल पाते थे। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें शहरों और गांवों के बीच एक मजबूत रिश्ता था। एक स्टेपलर से ऊन खरीदता था। एक मिनट, स्टेपलर। यहाँ एक शब्द आता है, स्टेपलर। इसका क्या मतलब है? देखिए, स्टेपलर वो व्यक्ति होता था जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था, यानी छांटता था। अच्छा, तो ऊन छांटने के बाद?
वहां से वो सूत काटने वालों के पास जाता था, फिर बुनकरों के पास, फिर फुलर्स और आखिर में रंगसाजों के पास। फुलर्स, ये एक और नया शब्द है। हाँ, यहाँ एक शब्द आता है फुलर। इस शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। समझ गया। तो ये पूरी प्रक्रिया अलग अलग कारीगरों के बीच बंटी हुई थी। जी, और जब कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसकी फिनिशिंग लंदन में होती थी। इसके बाद ही निर्यातक उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते थे। इसीलिए तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। तो ये तो हुई आदि औद्योगिकरण की बात। अब आते हैं कारखानों के उदय पे। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी 18वीं सदी के अंत में आई। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दौर में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। जैसे कि रिचर्ड आर्कराइट की सूती कपड़ा मिल। बिल्कुल, उन्होंने पूरी रूपरेखा ही बदल दी। अब महंगी नई मशीनें एक कारखाने में लगाई जा सकती थीं। पूरी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। तो क्या इन कारखानों के आने से औद्योगिक बदलाव बहुत तेजी से हुआ? नहीं, यहीं पर कहानी में एक मोड़ है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जितना लगता है। मतलब? देखिए, पहला तो ये कि सूती और कपास उद्योग सबसे तेजी से बढ़े, लेकिन 1840 के दशक के बाद लोहा और स्टील उद्योग उनसे भी आगे निकल गया। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, कि नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं धकेल सके। अच्छा, हाँ, 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। सिर्फ 20%। इसका मतलब ज्यादातर उत्पादन अब भी पारंपरिक तरीकों से हो रहा था। जी, तीसरा पॉइंट यह है कि परंपरागत उद्योगों में जो बदलाव आ रहे थे वो भाप के इंजन जैसे बड़े आविष्कारों की वजह से नहीं थे। तो फिर वो छोटे छोटे सुधारों से आ रहे थे। और चौथा, जो सबसे अहम है, कि प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति बहुत धीमी थी। नई तकनीक बहुत महंगी थी। तो व्यापारी और सौदागर उसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाते होंगे। बिल्कुल, वो फूक फूक कर कदम बढ़ाते थे। जैसे जेम्स वॉट ने भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में उसे पेटेंट भी करा लिया, पर 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। सिर्फ 321। जी, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं था, बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। लेकिन अगर मशीनें आ रही थीं, तो फिर हाथ के श्रम की इतनी जरूरत क्यों थी? यही इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। विक्टोरियाई ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेरोजगार लोग काम की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को आ रहे थे। और जब मजदूर ज्यादा होते हैं तो वेतन कम हो जाता है। सही पकड़ा। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या मजदूरी की कोई चिंता नहीं थी। उनके लिए महंगी मशीनें लगाने से बेहतर था कि वो सस्ते मजदूरों से काम करा ले। और शायद कुछ उद्योगों में काम भी मौसमी होता होगा। बिल्कुल, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमों के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। जैसे गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों में ज्यादा काम होता था। क्रिसमस के समय बाइंडर्स और प्रिंटरों को भी अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे कामों के लिए मशीनें लगाना तो समझदारी नहीं होती। हाँ, ऐसे उद्योगों में मालिक मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। और कुछ चीजें तो ऐसी भी होंगी जो हाथ से ही बन सकती थी। निश्चित रूप से। मशीनों से तो आप एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बना सकते हैं, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों की काफी मांग रहती थी। इसका कोई उदाहरण? जैसे ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थीं। 500 तरह के हथौड़े? जी, और इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। और अमीर लोग तो हमेशा से हाथ से बनी चीजों को पसंद करते आए हैं। हाँ, विक्टोरियाई ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीजों को ही तरजीह देते थे। उन्हें परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। मशीनों से बने उत्पाद तो ज्यादातर उपनिवेशों में निर्यात कर दिए जाते थे। तो इन हालात में एक आम मजदूर की जिंदगी कैसी रही होगी? बहुत ही मुश्किल। बाजार में इतने मजदूर थे कि उनकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। नौकरी मिलना भी जान पहचान पर निर्भर करता था। मतलब अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त किसी कारखाने में है तभी काम मिलेगा? हाँ,
वरना लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वो पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। और काम भी तो मौसमी था। जी, सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। उनकी मजदूरी का क्या हाल था? देखिए, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार तो आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत बेहतर नहीं हुई। नेपोलियन युद्ध के दौरान महंगाई इतनी बढ़ गई कि उनकी आय का वास्तविक मूल्य बहुत कम हो गया। मतलब कमाई बढ़ी पर उससे खरीद कम सकते थे। बिल्कुल। 19वीं शताब्दी के मध्य में सबसे अच्छी हालत में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। और जब 1830 के दशक जैसी आर्थिक मंदी आती थी तो बेरोजगारों की संख्या 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। ऐसी स्थिति में तो मजदूर नई तकनीक से चिढ़ते ही होंगे, बहुत ज्यादा। बेरोजगारी की आशंका के कारण वो नई प्रौद्योगिकी से नफरत करते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इन मशीनों पर हमले करने लगीं। स्पिनिंग जेनी, ये कौन सी मशीन थी? यहाँ एक शब्द आता है स्पिनिंग जेनी। जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में इसे बनाया था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। कैसे? एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। ये बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। तो क्या मजदूरों की हालत हमेशा ऐसी खराब रही? नहीं, 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ीं। अच्छा, इससे कुछ नए रोजगार पैदा हुए होंगे? जी, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। इन सब कामों से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। चलिए, अब बात करते हैं उपनिवेशों की, खासकर भारत की। जिस समय ब्रिटेन में ये सब हो रहा था, भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा था? असर बहुत गहरा था। मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। हमारे बंदरगाह जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, ये सब बहुत सक्रिय थे। हाँ, गुजरात के तट पर सूरत बंदरगाह, कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली, इन सब के जरिए दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। लेकिन फिर यूरोपीय कंपनियों के आने से ये नेटवर्क टूटने लगा। जी, 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए और बॉम्बे व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। तो इन बदलावों का बुनकरों पर क्या असर हुआ? शुरुआत में, मतलब 1760 के दशक के बाद भी भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद यहां से कपड़ा खरीदकर यूरोप में बेचना चाहती थी। लेकिन वो अपने तरीके से व्यापार करना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने और बुनकरों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने ये कैसे किया? कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए गुमाश्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए। गुमाश्ता? हाँ, यहाँ एक शब्द आता है गुमाश्ता। ये कंपनी द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी होता था जो बुनकरों की निगरानी रखता था। इसको याद कर लीजिए। तो इन गुमाश्तों के आने से क्या बदला? बहुत कुछ। कंपनी ने बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। मतलब एक बार एडवांस ले लिया तो आप किसी और को अपना माल नहीं बेच सकते? बिल्कुल। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था। इससे उनकी मोल भाव करने की ताकत खत्म हो गई। और इससे बुनकरों और गुमाश्तों के बीच टकराव भी होता होगा? हाँ, जल्दी गांवों से ऐसी खबरें आने लगीं। ये गुमाश्ते बाहर के लोग थे, दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों को साथ लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने पर बुनकरों को सजा भी देते थे। और फिर असली मार पड़ी जब भारत में मैनचेस्टर का बना कपड़ा आने लगा। जी, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत का कपड़ा निर्यात गिरने लगा। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था, जो 1850-51 में मात्र 3% रह गया था। इतनी बड़ी गिरावट? हाँ, क्योंकि इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हो चुका था। वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि भारतीय कपड़े पर आयात शुल्क वसूला जाए ताकि मैनचेस्टर में बने कपड़े ब्रिटेन में आराम से बिक सकें। तो भारतीय बुनकरों के लिए दोहरा संकट था।
उनका निर्यात बाजार भी ठहरा था और स्थानीय बाजार भी सिकुड़ने लगा था। यही नहीं, 1860 के दशक में एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई। तो ब्रिटेन ने भारत से कच्चा माल मंगाना शुरू कर दिया होगा। जी, इससे भारत में कच्ची कपास की कीमतें आसमान छूने लगी। अब भारतीय बुनकरों को मनमानी कीमतों पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। इन सब मुश्किलों के बीच भारत में कारखानों का उदय कैसे हुआ? बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुआ। 1855 में बंगाल में पहला जूट मिल लगा और 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल शुरू हुई। और इन्हें शुरू करने वाले शुरुआती उद्यमी भारतीय ही थे ना? हाँ, जैसे द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी नुसीरमनजी टाटा और सेठ हुकुमचंद। लेकिन जैसे जैसे औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, भारतीय व्यापारियों के लिए कारोबार मुश्किल होता गया। जी, उनके लिए रास्ते बंद होते गए। अब उन्हें ज्यादा तो केवल कच्चे माल और अनाज का ही व्यापार करने की छूट थी। इन फैक्ट्रियों में मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जैसे 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। यहाँ भी नौकरी पाना मुश्किल था? हाँ, हमेशा मुश्किल था। मिल मालिक मजदूरों की भर्ती के लिए एक जॉबर रखते थे। जॉबर? यहाँ एक शब्द आता है, जॉबर। ये कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था और शहर में जमले में मदद करता था। तो भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटेन जैसा ही था या कुछ अलग था? नहीं, ये काफी अनूठा था। भारत में शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। इन धागों का इस्तेमाल या तो भारत के हथकरघा बुनकर करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। कपड़ा बनाना कब शुरू हुआ? 20वीं सदी के पहले दशक में, जब स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, तब भारतीय उद्योगपतियों ने धागे की बजाय कपड़ा बनाना शुरू कर दिया और 1900 से 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया। और फिर पहले विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योगों को एक बड़ा मौका दिया। हाँ, बहुत बड़ा। ब्रिटेन की मिलें तो युद्ध सामग्री बनाने में व्यस्त हो गईं, इसलिए भारतीय कारखानों को एक विशाल घरेलू बाजार मिल गया। और जब युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, वर्दियां और जूते जैसे सामान बनने लगे। लेकिन युद्ध के बाद भी क्या बड़े उद्योगी सब कुछ थे? नहीं, अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। 1931 में भी सिर्फ 10% औद्योगिक मजदूर ही पंजीकृत फैक्ट्रियों में काम करते थे। बाकी मजदूर छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। मतलब लघु उद्योग और हथकरघा अभी भी बहुत महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल। 20वीं सदी में तो हथकरघा उद्योग में सुधार भी हुआ। 1941 तक भारत के 35% से ज्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। फ्लाई शटल? ये क्या था? ये रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे उत्पादकता बढ़ जाती थी। जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। वस्तुओं के लिए बाजार। उत्पाद बना लेना एक बात है, पर उसे बेचना दूसरी। हाँ, और अंग्रेज उत्पादक इसमें माहिर थे। वो भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए सिर्फ व्यापार पर नियंत्रण नहीं कर रहे थे, वे विज्ञापन भी बना रहे थे। उस जमाने में विज्ञापन? जी, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर। एक तरह से गुणवत्ता का प्रतीक। बिल्कुल। और इन लेबलों पर अक्सर भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी होते थे, जैसे कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरें, ताकि उत्पाद भारतीयों को जाना पहचाना लगे। सही। और 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। और जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश का इस्तेमाल किया। उनके विज्ञापनों का सार था, यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो इस पूरे अध्याय से हमने देखा कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ। जी, और एक नई औद्योगिक श्रम शक्ति भी अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा, इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा।
तो अब अध्याय के शुरू में दिए गए उन 2 चित्रों को दोबारा देखना चाहिए। हाँ, अब शायद हम उन छवियों को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि औद्योगिकीकरण की कहानी कितनी जटिल और बहुस्तरीय थी। अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। चलिए पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो छपी हुई चीजों के बिना मतलब उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। किताबें हैं, पत्रिकाएं, अखबार, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सब कुछ तो छपा हुआ है। हमें इस छपे हुए साहित्य को पढ़ते हैं और एक तरह से छपी हुई दुनिया में ही जीते हैं। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन इसी इतिहास को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक कैसे पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और फिर भारत में फैली और इसने समकालीन दुनिया को कैसे आकार दिया। ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। मुद्रण की ये यात्रा कहाँ और कैसे शुरू हुई? तो देखिए, मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीक थी वो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। अच्छा, पूर्वी एशिया में। हाँ, ये हाथ की छपाई थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में लकड़ी के ब्लॉक यानी काठ की तख्ती पर स्याही लगाकर कागज को रगड़ कर किताबें छापी जाती थी। मतलब एक एक पन्ना हाथ से। जी बिल्कुल। और उस समय किताबें अकॉर्डियन की तरह बनती थीं जिन्हें मोड़कर सिला जाता था। और सुंदर लिखावट यानी सुलेखन या खुशनवीसी का बहुत ज्यादा महत्व था। सुलेखन? हाँ, यहाँ एक शब्द आता है सुलेखन। इस शब्द का अर्थ होता है कलात्मक लिखावट। ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से पढ़िए। तो चीन में अचानक इतनी किताबों की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी वजह थी चीन की एक विशाल नौकरशाही। अच्छा। जिसकी नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा से होती थी। तो इन परीक्षाओं के लिए किताबों की मांग बढ़ी, जिससे छपाई में भी बढ़ोतरी हुई। और 17वीं सदी तक आते आते तो चीन में शहरी संस्कृति भी फल फूल रही थी। बिल्कुल। तब पाठक सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी और अमीर महिलाएं भी पढ़ने लगीं। किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, नाटक, ये सब छपने लगे। मतलब पढ़ने का दायरा बढ़ रहा था। हाँ, और बाद में तो पश्चिमी प्रिंटिंग तकनीक और मशीनी प्रेस का भी आयात हुआ और शंघाई प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन गया। 68 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। अच्छा, बौद्ध प्रचारकों के जरिए? जी, और जापान की जो सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक है वो 868 ईस्वी की डायमंड सूत्र है। शहरों में चित्रकारी सामग्री भी खूब छपी, जिससे एक शहरी संस्कृति का पता चलता है। इसमें हम कितागावा उतामारो जैसे चित्रकारों को देख सकते हैं, जिन्होंने उकियो यानी तैरती दुनिया के चित्र शैली में बहुत अहम योगदान दिया। तो मतलब ये तकनीक सिर्फ रेशम और मसालों की तरह ही सिल्क रूट से नहीं आई, बल्कि ज्ञान भी यूरोप ले आई। बिल्कुल। 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा और 1295 में मार्को पोलो, जो एक महान खोजी यात्री थे, वो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान लेकर इटली वापस लौटे। और इसके बाद तो यूरोप में किताबों की मांग बढ़ने लगी होगी। हाँ, बहुत तेजी से। लेकिन हाथ से लिखी जो पांडुलिपियां थी वो इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। क्यों, क्या समस्या थी उनमें? एक तो वो बहुत महंगी थी, नाजुक थी और उनकी नकल उतारना एक बहुत धीमा काम था। इसीलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ज्यादा लोकप्रिय हो गई। और फिर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, योहान गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। यहां से तो सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। योहान गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल कर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। उन्होंने जैतून पेड़ने की मशीन को ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया। अच्छा, जैतून की मशीन से प्रेरणा ली? हाँ, और 1448 तक उन्होंने अपना ये यंत्र मुकम्मल कर लिया था। और उन्होंने जो पहली किताब छापी वो कौन सी थी? वो थी बाइबल। उसकी 180 प्रतियां बनाने में उन्हें 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत तेज था। इसको याद कर लीजिए। ये बात तो है। शुरू में जो छपी किताबें थीं वो भी हस्तलिखित जैसी ही दिखती थीं। धातु के अक्षर हाथ की सजावटी शैली की नकल करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियां बनाई जाती थीं। और ये तकनीक फैली कितनी तेजी से? बहुत तेजी से। अगले 100 सालों में यानी 1450 से 1550 के बीच यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए। 100 साल में? हाँ, और 15वीं सदी के आखिर तक यूरोप में जहां 2 करोड़ किताबें छप चुकी थीं, वहीं 16वीं सदी तक ये संख्या 20 करोड़ हो गई। 20 करोड़? ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस क्रांति का असल में मतलब क्या था?
इसका आम लोगों पर क्या असर हुआ? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि छपाई से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। किताबों की कीमत गिरी और बाजार किताबों से पट गया। इससे पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। मतलब पहले लोग सिर्फ सुनते थे, अब वे पढ़ सकते थे। बिल्कुल, लेकिन जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए भी लोकगीत और लोक कथाओं वाली किताबें छापी गईं, जिन्हें चित्रों से सजाया जाता था। तो उन तक ये कैसे पहुंचती थी? उन्हें महफिलों में या शराब घरों में गाकर या पढ़कर सुनाया जाता था। अच्छा, तो विचारों पर इसका क्या असर हुआ? क्या इसने धार्मिक बहसों को भी तेज कर दिया? हाँ, बिल्कुल। छपाई से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के दरवाजे खुल गए। अब स्थापित सत्ता के विचारों से असहमति जताना आसान हो गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मार्टिन लूथर है। सही कहा। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं यानी 95 थीसिस लिखी और उसकी एक छपी हुई प्रति विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी। जी, और जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। इसी वजह से लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। हाँ, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। और इस सुधार से डरे हुए कैथोलिक चर्च ने 1558 से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। तो मतलब 17वीं और 18वीं सदी तक यूरोप में एक तरह से पढ़ने का जुनून सा पैदा हो गया था। हाँ, कह सकते हैं। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ी। लोगों के लिए पंचांग, लोक कथाएं और मनोरंजन प्रधान सामग्री छपने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स बेचने वाले फेरी वालों को चैपमैन कहते थे। और इसी समय वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचार भी आम जनता तक पहुंचने लगे होंगे। बिल्कुल, अब उनके विचार सिर्फ कुछ विद्वानों तक सीमित नहीं थे। तो यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या छपाई ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की? इस पर 3 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तो ये कि छपाई ने प्रबोधन के चिंतकों जैसे वोल्टेयर और रूसो के विचारों का प्रसार किया। उन्होंने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। ठीक है। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। लोगों ने सभी पुरानी मान्यताओं और रिवाजों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और तीसरा तर्क? और तीसरा ये कि 1780 के दशक तक राजशाही और चर्च का मजाक उड़ाने वाली साहित्य और कार्टून का ढेर लग गया था। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रिंट के कारण क्रांति हुई, पर उसने क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां जरूर बनाई। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब कहानी को 19वीं सदी में लाते हैं। इस दौर में पाठक वर्ग का और विस्तार हुआ। हाँ, क्योंकि 19वीं सदी से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने के कारण बच्चे पाठकों का एक बड़ा वर्ग बन गए। और महिलाएं? महिलाओं की भूमिका भी पाठकों और लेखिकाओं दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण हो गई। इंग्लैंड में पेनी मैगजीन जैसी पत्रिकाएं खास तौर पर महिलाओं के लिए थीं। और मजदूर वर्ग? 17वीं सदी से ही मजदूरों के लिए भी किताबें किराए पर मिलने लगी थीं। तो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तकनीक में भी कुछ सुधार हुए होंगे। बिल्कुल। 19वीं सदी के अंत तक रिचर्ड एम हो के शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस से प्रति घंटे 8000 शीट छापी जा सकती थी। 8000 शीट प्रति घंटे? जी। इसके बाद ऑफसेट प्रेस आया और 20वीं सदी की शुरुआत तक तो बिजली से चलने वाले प्रेस आ गए, जिससे छपाई का काम और भी तेज हो गया। और किताबें भी सस्ती हुई होंगे। हाँ, इंग्लैंड में 1920 के दशक में शिलिंग श्रृंखला के नाम से सस्ती किताबें छापी गईं, जिससे आम लोगों तक किताबों की पहुंच और बढ़ गई। चलिए अब भारत की बात करते हैं। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले ज्ञान कैसे सहेजा और फैलाया जाता था? भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की एक बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। अच्छा। ये ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थीं, लेकिन ये बहुत नाजुक और महंगी थीं और इन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। तो भारत में छपाई की शुरुआत कब और कैसे हुई? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में गोवा में आया, पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ। गोवा में? हाँ। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छप चुकी थीं। और अंग्रेजी प्रेस? अंग्रेजी प्रेस का विकास 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजेट नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला। ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से पढ़िए। तो यूरोप की तरह ही क्या भारत में भी छपाई ने सार्वजनिक बहसों को जन्म दिया? बिल्कुल।
19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक सुधारों को लेकर तीव्र बहसें छिड़ी। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों के जवाब में समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। मतलब विचारों का एक तरह से युद्ध छिड़ गया। हाँ, उत्तर भारत में उलेमा ने फारसी और उर्दू में अखबार निकाले। देवबंद सेमिनरी ने मुसलमानों को रोजमर्रा के जीवन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए हजारों फतवे जारी किए। और जो धार्मिक ग्रंथ थे उन पर क्या असर हुआ? रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इस दौरान प्रकाशन के नए रूप भी तो सामने आए होंगे। हाँ, 19वीं सदी के अंत तक उपन्यास, गीत संगीत और कहानियां जैसे नए साहित्यिक रूप सामने आए। चित्रकला के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम बाजार के लिए तस्वीरें बनाई। और कार्टून्स 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर व्यंग करते हुए कार्टून और कैरिकेचर भी छपने लगे थे। और इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की क्या भूमिका रही? महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं पर अब गंभीरता से लिखा जाने लगा। कई उदारवादी पिता और पति अपनी महिलाओं को घर पर ही पढ़ाने लगे। और कुछ महिलाओं ने तो अपनी कहानी खुद लिखी। सही, रश सुंदरी देवी जैसी महिलाओं ने रसोई में छुपकर पढ़ना सीखा और बाद में आमार जिबोन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने भी महिलाओं की स्थिति पर जोरदार लिखा। पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ से ही लोक कथाओं का बड़े पैमाने पर प्रकाशन हुआ, जिसे बटताला कहा जाता था। जाहिर है, जब विचार इतनी तेजी से फैल रहे थे तो औपनिवेशिक सरकार ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश भी की होगी। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सतर्क हो गई और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। ये बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या था? इस कानून ने सरकार को भाषाई प्रेस में छपी खबर और संपादकीय पर सेंसर लगाने का एक बहुत व्यापक अधिकार दे दिया था। और इसका विरोध भी हुआ होगा? जाहिर है, जब पंजाब के क्रांतिकारियों को निर्वासित किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई, जिसके परिणाम स्वरूप 1908 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने भी प्रेस की आज़ादी का समर्थन किया। उन्होंने 1922 में कहा, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी, ये स्वराज की आत्मा है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि कैसे छपाई की एक तकनीक ने सिर्फ सूचना को फैलाने का तरीका नहीं बदला, बल्कि इसने दुनिया भर में समाजों, राजनीति और संस्कृतियों को एक नया आकार दिया। हाँ, इसने लोगों को सोचने और बहस करने के नए रास्ते दिए। बिल्कुल। मुद्रण ने विचारों को लोकतांत्रिक बनाया और क्रांतियों के लिए जमीन तैयार की। इसने लोगों को अपनी पहचान बनाने और अपनी आवाज उठाने का एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान किया।